ड्रामा के स्टार्ट में हम राजा को देखते हैं जो बैठे हुए होते हैं और वहां पर बहुत सारी लड़कियों को बुलाया जाता है। उन लड़कियों से कहा जाता है कि अपने कपड़े उतारो। जैसे ही सब अपने कपड़े उतार देती हैं, राजा कहते हैं जाओ यहाँ से। जैसे ही सारी लड़कियां बाहर आती है, कहती हैं मैंने सुना है यहाँ पर हर साल वर्जिन लड़कियों को बुलाया जाता है, लेकिन राजा को कोई भी पसंद नहीं आती। राजा के बारे में तो ये भी अफवाह है कि ये किसी डीमन से कम नहीं है, बहुत ही क्रूएल है, बहुत क्रूएल। आज हम लोग यहाँ पर जिंदा बच गए हैं, मतलब कि हम लोगों को यहाँ से तुरंत भाग चलना चाहिए, वरना बहुत ही दिक्कत होगी। चलो ना हम लोग यहाँ से भाग चलते हैं। सारी की सारी लड़कियां वहां से भाग जाती हैं। हम देखते हैं वहां पर फिजिशियन आ जाते हैं राजा के पास। जो राजा की सैनिक होती है बताती है कि लॉर्ड, आपको जिस लड़की की तलाश है, जिसके कंधे पर पीस ब्लॉसम मार्क बना है, वो लड़की अभी तक नहीं मिली है। आखिर वो लड़की कहाँ पर होगी? फिजिशियन कहते हैं क्योंकि आप प्योर यांग बॉडी के बने हुए हैं और आपको तलाश है प्योर यिन बॉडी की। अगर आपने उस लड़की को नहीं ढूंढा तो बहुत दिक्कत होगी। राजा कहते हैं कौन सी दिक्कत होगी, मुझे भी बताओ। तब वहां पर फिजिशियन बताते हैं कि अगर आपने उस लड़की को नहीं ढूंढा तो 30 साल के अंदर ही आपकी डेथ हो जाएगी। 30 साल के पहले ही आपको उसके साथ मिलना पड़ेगा, नाइट स्पेंड करनी पड़ेगी, तभी आपके अंदर जो यान पॉइजन है वो निकाला जा सकेगा। इधर हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम मिस लू होता है, जो मंत्री के कपड़ों में भाग रही होती है क्योंकि उसका भाई बहुत बीमार होता है। उसे कुछ पैसों की जरूरत होती है, लेकिन वो लॉर्ड से टकरा जाती है। लॉर्ड से टकराती है, उसके कंधे पर वही निशान होता है जिसे राजा की तलाश है। राजा कहते हैं कहाँ पर जा रहे हो? कहती है माफ करिएगा, मैं जरा सा आपसे टकरा गई। कहते हैं लेकिन आई कहाँ से हो? कहती है कुछ नहीं, बस मैं ऐसे ही टकरा गई आपसे, मैं अभी के अभी यहाँ से चली जाती हूँ। राजा कहते हैं अपना मुंह ऊपर उठाओ, मुझे तुम्हारा मुंह देखना है। जैसे अपना मुंह ऊपर उठाती है तो राजा को अचानक से झटका लगता है, उनके चेहरे पर बहुत सारे निशान बन जाते हैं। कहते हैं मुझे पूल की तरफ लेकर चलो, मुझे पूल की तरफ लेकर चलो। कहती है ठीक है, जल्दी चलिए। उसे पूल में बिठा दिया जाता है। कहती है मैं भागूं यहाँ से कैसे? मुझे भागना होगा, मुझे अपने भाई के लिए दवा लेकर जानी है। राजा कहते हैं कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, मुझे सर्व कर, चलो मेरा कंधा दबाओ। जैसे ही वो कंधा दबाने लगती है तो राजा उसे झटके से पानी के अंदर खींच लेते हैं। यहाँ पर राजा उसका गला पकड़ लेते, पूछते हैं कि तुम्हें किसने भेजा, मुझे जल्द से जल्द बता दो। तुम इनोस तो लग नहीं रही हो जो तुम ये कपड़े पहन कर आई हो, अपनी आइडेंटिटी बता दो। वो वहां से फिर से भागने की कोशिश करती है तो राजा इतने झटके से उसको पकड़ते हैं कि उसका ऊपर का कपड़ा निकल जाता है। तुरंत ही लॉर्ड की नजर उसके कंधे पर पड़ती है जहाँ पर वो मार्क होता है। कहते हैं ये तुम्हारे चेहरे पर मार्क कहाँ से आया? मुझे देखने दो। कहती है मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, तुम मेरे कपड़े क्यों निकाल रहे हो? राजा उसे और झटके से अपनी तरफ खींचते हैं और उन्हें फिजिशियन की बातें याद आती हैं। तुरंत ही वो उस लड़की को किस करने लगते हैं। जैसे ही किस करते हैं तो इस पर मिस लू को बहुत गुस्सा आता है। वो राजा को थप्पड़ मार देती है कि तमीज नहीं है कि किसी लड़की के साथ कैसे बिहेव किया जाता है, और वहां से चली जाती है। सैनिक आती है, बोलती है क्या हुआ है लॉर्ड, आपको इतनी चोट कैसे लग गई? लॉर्ड कहते हैं मेरे लिए किसी को ढूंढो। इधर हम मिस लू को देखते हैं जिसका भाई ब्रदर यू बहुत ही बीमार होता है। कहता है कि बहन मैं बहुत ही जल्दी मर जाऊंगा क्योंकि मुझे जो है 1000 की जरूरत है जो आप नहीं ला पाएंगी। आप मेरे लिए कितना कुछ कर रही हैं, लेकिन मैं तो आपके लिए बोझ हूँ। कहती है नहीं नहीं कोई बात नहीं भाई, मैं आपकी हर तरीके से केयर करूंगी। तभी वहाँ के मालिक आते हैं, बोलती है कि अंकल आप ये ले लीजिए, मैं आपको सारे पैसे लौटा दूंगी, बस प्लीज मेरे भाई का इलाज करवा दीजिए। कहती हैं कि मिस लू मैंने आपके भाई का ऑलरेडी बहुत इलाज करवा दिया, मेरे पास इतने पैसे नहीं है। तभी वहाँ पर किंग आ जाते हैं। कहती है तुम यहाँ पर क्या करने आए हो? तुम्हारी यहाँ पर हिम्मत कैसे हुई आने की? वो इतने सीधे से बोल रही थी कि सैनिक बोलते तुम्हें तमीज नहीं है कि राजा तुम्हारे सामने खड़े हैं। तो अब वहाँ पर वो मालिक और वो दोनों नीचे बैठ जाते हैं। कहते माफ कर दीजिएगा मैजेस्टी, लेकिन मेरे भाई की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी, इसी वजह से मैंने ऐसे बिहेव किया। राजा कहते अपना चेहरा ऊपर उठाओ, पर जैसे कल रात में तुम बहुत ही ज्यादा भड़काऊ थी वैसे अभी भी भड़काऊ हो। कहती है माफ करिएगा, लेकिन मेरी भाई की तबीयत खराब थी इस वजह से ऐसा हुआ। कहते हैं ठीक है, अगर भाई की तबीयत खराब है तो मेरे साथ वापस चलो। वो नीचे बैठ जाती है कि मैं एक स्लेव हूँ और मुझे यहाँ पर रहने दीजिए, मेरी और आपकी कोई एक जगह नहीं हो सकती। यहाँ पर राजा तुरंत ही तलवार निकाल लेते हैं। कहते हैं तुम्हारा भाई तो वैसे भी बचने से रहा, अगर तुमने जाने से मना किया तो तुम्हारे इस मालिक को तुम्हारे भाई को यहीं पर मार दिया जाएगा। कहती है नहीं नहीं लॉर्ड प्लीज ऐसा मत करिए, मैं आपके साथ नहीं जा सकती हूँ, मेरे भाई का सवाल है। कहते चलना तो पड़ेगा ही, सोच लो अभी। वो बहुत देर तक बोलती है नहीं जाऊंगी नहीं जाऊंगी, तो राजा कहते हैं ठीक है। जैसे ही मारने चलते हैं तो कहती है ठीक है मैं चलने के लिए तैयार हूँ। अब वहां पर जाने से पहले उसकी शादी होने वाली थी तो वो बहुत सुंदर सी ड्रेस पहनती है और वहां पर राजा के साथ उसकी शादी हो जाती है।
यहाँ पर फिजिशियन कहते हैं कि आपको बहुत जल्दी इस लड़की के साथ अपनी नाइट स्पेंड करनी पड़ेगी, लेकिन इसकी एक ये भी शर्त है कि जैसे ही आप नाइट स्पेंड करेंगे तो इसकी डेथ हो जाएगी। राजा कहते हैं ठीक है, ग्रेवयार्ड तैयार रखो इसको दफनाने के लिए। अब इधर मिस लू बैठी होती है, उनके सामने बहुत सारी चीजें जाती है लेकिन वो गिरा देती है, कहती है इतना जान लो कि तुम मुझे यहाँ शादी करके ले आए हो लेकिन मैं तुम्हें अपना हस्बैंड नहीं मानती हूँ। किंग कहते हैं और तुम जहाँ पर हो इतना जान लो कि तुम अब प्रिंसेस हो और मेरी बातों को नहीं टाल सकती हो। कहती है कि क्या मतलब नहीं टाल सकती हूँ? राजा कहते हैं बस मुझे तुम्हारी फर्स्ट नाइट चाहिए। कहती है मैं नहीं दे सकती फर्स्ट नाइट, तुम एक डीमन हो डीमन, और डीमन के साथ मेरा क्या रिश्ता? राजा कहते हैं तुम तो हर चीज दे सकती हो मुझे, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या क्या यहाँ पर लाया हूँ। बहुत सारी सोने की असरफियाँ, बहुत सारा सामान जो उसके भाई के इलाज के लिए काफी था। कहता है ले लो। कहती है मैं कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ जो इन सब चीजों में बिक जाऊंगी। राजा कहते हैं हर लड़की बिक जाती है, तुम कौन सी बड़ी चीज हो? अपने भाई को बचाना चाहती हो ना? जो मैं कह रहा हूँ वो मान लो, तुम्हारी फर्स्ट नाइट सिर्फ मेरी होगी और मेरी ही रहेगी। अगर तुमने किसी और के साथ ये नाइट स्पेंड करने की कोशिश की तो तुम्हारे भाई को जान से मार दूंगा। कहते ठीक है मैजेस्टी, मैं आपके साथ नाइट स्पेंड करने के लिए तैयार हूँ लेकिन मैं अभी इस वक्त कुछ नहीं कर सकती। कहते ठीक है 3 दिन देता हूँ, 3 दिन के अंदर सोच लो कि तुम्हें क्या करना है। नेक्स्ट डे होता है, उसे दूसरे महल में भेजा जाता है तो वो कहा जाता है कि सामान पैक कर लो, लेकिन वहां पर उसके भाई का लेटर मिलता है। कहती वाह मेरे भाई का लेटर आया है। तभी पता चलता है कि लॉर्ड की तबीयत अचानक से खराब हो गई है, तो मिस लू भागते हुए आती हैं। कहती क्या हुआ है आपको, क्या हुआ है? लेकिन किंग तो अलग ही मूड में होते हैं, वो उसको पकड़ने के लिए जाते हैं। कहती है कि आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते हैं, आपने मुझे 3 दिन दिया है, 3 दिन के बाद ही मैं आपको बताऊंगी। लेकिन लॉर्ड को अब होश नहीं होता है क्योंकि उनके ऊपर वो पॉइजन हावी हो चुका होता है। कहती है मुझे जाने दो प्लीज, मुझे जाने दो। और अचानक से लॉर्ड वहां पर बेहोश होकर गिर जाते हैं। लॉर्ड कहते हैं प्लीज मुझे छोड़कर मत जाना। काफी देर होती है तो जब मिस लो को होश आता है तो सोचती है कि कहीं उसके साथ कुछ हुआ तो नहीं, लेकिन जब वो अपने भाई का दिया हुआ लेटर पढ़ती है तो पता चलता है कि राजा ने उसकी बहुत ही ज़्यादा हेल्प की है। उसकी बहुत ही अच्छी फिजिशियन से जो है इलाज करवाया है और वो अब अच्छे से रहता है। कहती है मैंने जैसा तुम्हारे बारे में सोचा था तुम बिल्कुल भी वैसे नहीं हो। वो फिर से राजा के बगल सो जाती है। जब लॉर्ड उठते हैं तो कहती है थैंक यू सो मच कि आपने मेरे भाई की इतनी ज़्यादा केयर की। कहते हैं ठीक है लेकिन 3 दिन बाद मुझे तुम अपना आंसर बता देना। इधर हम देखते हैं कि कुछ लोग बैठे हुए होते हैं जो पुराने राजा थे, उनका विरोध कर रहे थे। इस पर मिस्लू पूछती है कि ये सब क्या हो रहा है यहाँ पर? दासी बताती है कि ये सब जो है लॉर्ड के खिलाफ है क्योंकि वो नहीं चाहते कि लॉर्ड किंग बने, इसी वजह से यहाँ पर हर रोज होता है। कहती है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो वहां पर दासी बताती है कि जो हमारे लॉर्ड है प्योर यंग बॉडी है, इस वजह से लोग उन्हें चाहते हैं कि जल्द से जल्द मर जाए क्योंकि 30 ईयर्स के बाद उनकी डेथ निश्चित है। इसी वजह से उन्होंने तुमसे शादी की है ताकि जल्द से जल्द साथ फर्स्ट नाइट स्पेंड कर ली तो उनकी उम्र बढ़ जाएगी। पीछे से एक सैनिक सुन रहा होता है इन सब चीजों के बारे में और वो सोचता है कि इसको मार दिया जाए इस लड़की को, तो राजा तो वैसे ही 30 साल के अंदर मर ही जाएंगे। वो सैनिक क्या करता है मिस्लू पर अटैक करने चलता है लेकिन तब तक पीछे से लॉर्ड आ जाते हैं। लॉर्ड को वो तीर लग जाता है। कहते हैं ध्यान रखा करो कि तुम्हारे अगल बगल क्या है। अब यहाँ पर जो दासी होती है बताती है कि एनुअल डे आने वाला है, यहाँ पर लॉर्ड जिंदा बचे तब ना, क्योंकि लॉर्ड का 30 ईयर बहुत जल्दी आने वाला है। डॉक्टर ने बोल दिया है कि तुमने साथ नहीं दिया तो सब कुछ बदल जाएगा, तुम्हें राजा का साथ देना पड़ेगा। अब इधर हम फिर से देखते हैं कि फिजिशियन आते हैं, बोलते हैं कि टाइम बहुत पास आ रहा है। नैनी भी उसे मनाने की कोशिश कर रही हैं। जब से जो है मिस लू को पता चला था कि लॉर्ड की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, इसी वजह से वो फिजिशियन से मिलने जाती है। उन्हीं फिजिशियन से जिनकी जो राजा की केयर कर रहे थे, उनके पॉइजन का इलाज कर रहे थे। लेकिन ये बात मिस लू को नहीं पता थी। अब लॉर्ड देखते हैं कि मिस लू ऊपर से सीढ़ियों तक आ रही हैं, अपना सर बार बार नीचे पटक पटक कर कि मेरे लॉर्ड को बचा लीजिए, लॉर्ड को बचा लीजिए। तभी वहां पर एक लड़का आता है, बोलता है कि आपको किससे मिलना? कहती है मुझे फिजिशियन से मिलना है, प्लीज मुझे मिला दीजिए ना। बताया जाता है कि वो नहीं मिल सकते क्योंकि वो बहुत ही बिजी होते हैं, वो कंट्री साइड गर्ल से तो बिल्कुल नहीं मिल सकते। कहती है प्लीज मुझे मिलने दीजिए ना, मुझे पूछना है। वो बहुत ही ज्यादा रिक्वेस्ट करती है तो जो फिजिशियन कहते हैं ठीक है उसको बुला लो। राजा को ये भी पता चला था कुछ देर पहले कि जो मिस लू है ना, उन्होंने सारा सोना और जितने गहने थे वो अपने पास रख लिए। राजा कहते मुझे पहले से ही पता था कि ये लालची है। इधर राजा पीछे से ये सारी बातें सुन रहे होते हैं फिजिशियन और मिस लू की।
यहाँ पर मिस लू बताती है कि फिजिशियन, मैं आपके पास पूछने आई हूँ कि राजा की जान कैसे बचाई जा सकती है। क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम राजा को बचा सके? तब यहाँ पर फिजिशियन बोलते हैं, लेकिन तुम नील डाउन होकर इतनी दूर क्यों आई? क्या सच में तुम्हें राजा से लगाव है? कहती हाँ, आखिर वो है तो मेरे हस्बैंड ही ना, और मैंने उनसे शादी की है। एक वाइफ होने के नाते मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं अपने हस्बैंड की केयर करूँ, और उन्होंने मेरे भाई की हेल्थ के लिए बहुत कुछ किया है, अब मेरा फर्ज है। क्या कोई ऐसा रास्ता है जिससे मैं अपने हस्बैंड को बचा सकती हूँ? फिजिशियन वहाँ पर उसे एक जेडे देते हैं कि जाओ यार अपने हस्बैंड को दे देना। इधर काफ़ी टाइम हो जाता है। मिस लू इंतज़ार किया करती हैं कि लॉर्ड आए। जैसे ही लॉर्ड आते हैं तो कहती है कि ये फिजिशियन ने दिया है, प्लीज़ आप इसे अपने पास रख लीजिए। कहते हैं ठीक है, मैं रख लेता हूँ, जाओ और आराम करो। वो चली जाती है और मुस्कुराती रहती है, लेकिन जब वो गार्डन में पहुँचती है तो देखती है पीच ब्लॉसम के बहुत सारे फूल लगे हुए हैं। बचपन से ही उसे बहुत ही ज़्यादा पसंद थे पीच ब्लॉसम के पेड़। उसके भाई ने जो है लॉर्ड को बताया था, और लॉर्ड ने रातों ही रात वो पेड़ सारे वहां पर लगवाए थे। तब यहाँ पर सैनिक पूछती भी है कि आपने ये सब क्यों किया? कहते हैं उसकी खुशी देखने के लिए। बहुत दिन बाद मैंने किसी को इतना खुश देखा है। वो यहाँ पर डांस कर रही थी और प्रे कर रही थी कि गॉड आप कितने अच्छे हैं। लेकिन अचानक से फिर से लॉर्ड की तबीयत खराब हो जाती है। लॉर्ड फिर से चेकअप करते हैं, बोलते हैं कि बहुत कम दिन बचे हैं, इसीलिए आपको जल्द से जल्द अपनी वेडिंग नाइट के बारे में सोचना चाहिए, वरना ये पॉइजन पूरी बॉडी में फैल फैल जाएगा और आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इधर मिस लू बहुत अच्छे से पेस्ट्रीज वगैरह तैयार करती हैं कि आज जाकर लॉर्ड को अपने हाथों का खिलाऊंगी, शायद उन्हें अच्छा लगे। लेकिन नैनी भाग कर आती हैं, कहती हैं प्रिंसेस प्लीज 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 मेरे प्रिंस की जान बचा लीजिए। वो बहुत ही ज्यादा उनकी हालत क्रिटिकल हो गई। कहती क्या हुआ, प्लीज मुझे बताओ ना। कहते हैं कि 30+ होने के बाद वो मर जाएंगे, मैंने तुम्हें बताया था ना। आप जाइए और उनके साथ नाइट स्पेंड करिए। कहती है ठीक है, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी। लेकिन अब इधर लॉर्ड को भी जो है मिस लू से प्यार होने लगा था। वो मिस लू के रूम की तरफ बढ़ रहे थे, तब वो उन्हें फिजिशियन की बात याद आती है कि जब वो नाइट स्पेंड कर लेंगे तो उसकी डेथ हो जाएगी, और ये चीज अब बिल्कुल भी नहीं चाहते थे लॉर्ड की मिस लू की डेथ हो। लॉर्ड के लिए उसने बहुत सारे पेपर वर्क किया था, जिसपे लॉर्ड के लिए सिर्फ प्रार्थनाएं लिखी थी कि जल्द से जल्द लॉर्ड ठीक हो जाए। लॉर्ड जैसे ही दरवाजा खोलते हैं तो मिस लू खड़ी हुई होती है, कहती है आपका स्वागत है, हैप्पी बर्थडे। आखिर आपका बर्थडे आ ही गया। लॉर्ड कहते हैं ये क्या आप बच्चों वाली हरकतें कर रही हो, ये सब करना ठीक नहीं है। कहती है बहुत ठीक है। वहां पर जो है वो पेपर पर लिखवाती है आप बहुत दिन तक जिंदा रहें। कहती है मैंने आपके लिए एक गिफ्ट प्रिपेयर किया है। किंग कहते हैं आखिर क्या गिफ्ट है? वहां पर वो अपना कपड़ा देती है, कहती है कि मैं चाहती हूँ कि मैं आपके साथ नाइट स्पेंड करूं, और अपने कपड़े उतारती है। कहती है कि क्या आप मेरे साथ नाइट स्पेंड नहीं करेंगे? लेकिन अभी तक मिस लू को ये नहीं पता था कि नाइट स्पेंड करने के बाद उनकी ही जान चली जाएगी। वहाँ पर वो उसको किस करने लगती है। राजा भी ज़्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं कर पाते, नाइट स्पेंड करने वाले होते हैं, लेकिन वो राजा को बीच-बीच में वो सारी बातें याद भी आया करती हैं कि ये कितना कुछ मिस लू ने लॉर्ड के लिए किया है। कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ नाइट स्पेंड करना चाहता हूँ लेकिन नहीं कर सकता। गुस्सा होकर चले जाते हैं। कहती है ऐसी भी क्या बात है कि मेरे साथ नाइट स्पेंड नहीं कर सकते। बहुत ही ज़्यादा किंग को तकलीफ हो रही होती। उनका जो पॉइज़न था धीरे-धीरे बढ़ता जा रहा था। आप फिजिशियन कहते हैं कि आखिर आप किस बात की देर कर रहे हैं? आपको अपना टाइम गँवाना नहीं चाहिए, आपको जाना ही पड़ेगा। लेकिन लॉर्ड मना कर देते हैं। फिजिशियन भी कहते हैं पता नहीं क्या दिक्कत है कि आखिर ये जा क्यों नहीं रहे हैं? इधर हम देखते हैं प्राइम मिनिस्टर और क्वीन मदर जो है प्रे कर रही होती है, और उन्हें पता चलता है कि एक लड़की आई है जो कि स्लेव है, लेकिन जो किंग है उसके लिए ज्यादा ही परेशान हो रहे हैं, उसको छुपा के रखा है। तो आखिर उस लड़की में क्या खास है? क्वीन मदर कहती है उसको यहाँ पर पकड़ कर लाओ, पता तो चले कि क्या खास है। लेकिन इधर मिस लू के साथ राजा ने नाइट स्पेंड नहीं की थी, इस वजह से वो गुस्सा हो गई थी कि जरूर इसके अंदर ही कोई कमी होगी, वरना मेरी जैसी ब्यूटीफुल लड़के के साथ भला नाइट क्यों नहीं स्पेंड करेगा। 2 दिन पहले तो चिल्ला रहा था कि नाइट स्पेंड करनी है, नाइट स्पेंड करनी है, आखिर अब क्या हुआ? कहती है मैं ये जगह ही छोड़कर चली जाऊंगी। जैसे ही बाहर जाती है तो नैनी रोक लेती है, कहती क्या हुआ, यहाँ से क्यों जा रही हो? तब वहां पर वो बोलती है क्योंकि प्रिंस बिल्कुल भी काबिल नहीं है। और वहां पर जितने सैनिक भी खड़े होते हैं वो भी सुन लेते हैं कि प्रिंस काबिल नहीं है किसी लड़की को खुश करने में, और अपना हंस रही होती है कि अब देखना हर जगह मजाक उड़ेगा इसका, पता चलेगा कि आखिर मैंने क्या कहा है। तभी हम देखते हैं कि उधर से इनौज आते हैं और बताया जाता है कि क्वीन मदर ने जो है मिस लू को अपने पास बुलाया है।
इधर राजा तो सारे मंत्रियों के साथ होते हैं क्योंकि टैक्स के बारे में सबसे बात करनी होती। सैनिक आकर राजा को बताती है कि जो मिस लू है उन्हें क्वीन मदर ने बुलाया। इतना सुनना था कि जो लॉर्ड होते हैं उनको गुस्सा आ जाता है कि वो एक सिंपल माइंडेड लड़की है, अगर क्वीन मदर ने उसे बुलाया है तो टॉर्चर करने के लिए ही बुलाया होगा, हमें कंसर्न करना चाहिए। इधर नैनी ने भी बता दिया था मिस लो को कि वो जितनी क्वीन मदर अच्छी दिखती है उतनी है नहीं, इसी वजह से केयरफुल रहना। जैसे जैसे इनोच उसको आगे ले जा रहे थे वो बहुत ज्यादा डर रही थी। जाती है, ग्रीट करती है, कहती है कि आपने मुझे बुलाया। तब तक पीछे से एक दूसरी लड़की आती है, कहती है तुम्हारे लिए गिफ्ट है। कहती है थैंक यू क्वीन मदर कि आपने मुझे ये टी दिया, लेकिन वो टी बहुत गर्म होती है और पीछे से वो लड़की होती है ना उसके हाथ पर वो टी गिराने लगती है। इतनी गरम-गरम टी गिराती है कि उसका हाथ जलने लगता है। कहती तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई राजा को सेड्यूस करने की? कहती है मैंने नहीं किया सेड्यूस, मैंने नहीं किया। उधर से लॉर्ड आ रहे होते हैं लेकिन उनको टाइम लग रहा होता है और इधर क्वीन मदर मिस लू का बुरा हाल कर रही थी। उसके हाथों पर अपना पैर रखकर उसका गला दबा-दबा कर उसके कान को इतना ज़्यादा दबाती है कि खून निकलने लगता है। कहती है ये लड़की बिल्कुल भी लायक नहीं है, इसी वजह से इसे यहाँ पर मारो। तब एक लड़की कहती है नहीं नहीं, इसके तो कपड़े उतार कर इसे यहाँ पर ऐसे ही बिठाना चाहिए, इसकी पिटाई करनी चाहिए ताकि लोगों के लिए एक सबक बने कि कभी भी राजा को परेशान नहीं करना चाहिए। लोग उसके कपड़े निकालने लगते हैं जल्दी जल्दी। इतनी देर में जो उसका पीच ब्लॉसम का निशान होता है वो प्राइम मिनिस्टर देख लेते हैं, लेकिन लॉर्ड पीछे से आ जाते हैं। कहते तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई जो है मिस लू को हाथ लगाने की? दोनों दासियों को वहां पर वो मारते हैं और अपना कपड़ा देते हैं। कहती चाय बहुत गर्म थी, इन लोगों ने मेरे हाथ पर चाय गिरा दी, बल्कि मेरी तो कोई गलती भी नहीं थी। यहाँ पर हमारे प्राइम मिनिस्टर कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्वीन मदर का हाउस है, यहाँ पर तुम नहीं आ सकते हो। कहते हो तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरी वाइफ को बिना बताए यहाँ पर लाने की? जो भी मेरे रास्ते में आएगा मारा जाएगा। वहां पर प्राइम मिनिस्टर को वो बाल खोल देता है और जो क्वीन मदर फिर से बोलने की कोशिश करती है तो उन पर भी अटैक करता है। कहते हैं बोलने की कोशिश मत करना, मैंने शादी की है, भगा कर नहीं लाया हूँ, और इतना याद रखना कि मैं तुम लोगों का बुरा हाल कर सकता हूँ। क्वीन मदर कहती तुम रिबल बनने की कोशिश कर रहे हो? कहता हाँ बन जाऊंगा रिबल। जो भी उन पर अटैक करने की कोशिश करता वो कहता अगर किसी ने अटैक किया तो मैं उसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। प्राइम मिनिस्टर बहुत गुस्सा होते हैं कि ये वो लड़की है जिसके कंधे पर पीच ब्लॉसम का मार्क है, मतलब ये जितनी अफवाहें महल में फैली हैं कि राजा सिर्फ 30 साल तक जिएंगे वो सही है, अगर इस लड़की को ही मार दिया जाए तो सारा किस्सा खत्म हो जाएंगे। कहती है क्वीन मदर हाँ इस लड़की को तो मरना ही पड़ेगा। अब यहाँ पर लॉर्ड पूछते हैं मिस लू से क्या हुआ है पैलेस में, मुझे बताओ। कहती है कुछ नहीं, आप तो मुझ पर हंस रहे होंगे कि मैं वहां पर चली गई। कहती नहीं नहीं हंस नहीं रहा हूँ, बस पूछ रहा हूँ। वहां पर फिजिशियन को बुलाया जाता है इलाज के लिए। लॉर्ड मिसलू को गोद में उठाकर लेकर आते तो बाकी सब हंस रहे होते। लॉर्ड कहते आखिर ये सब मेरे ऊपर हंस क्यों रहे हैं? तब वहां पर नैनी बता देती है कि मिसलू ने कहा है कि आप इस काबिल नहीं है कि मुझे खुश कर पाए। कहते अच्छा तो तुमने ये अफवाह फैला रखी है हर जगह, चलो मैं बताता हूँ कि तुम्हें खुश कैसे करते हैं। वो उसको किस करने लगते हैं लेकिन कान पर चोट का निशान देखते हैं तो पीछे हट जाते हैं और सैनिक भी आ जाती है कि आपको चलना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें मिली है जिनको आप बहुत पहले से खोज रहे थे। कहते ठीक है मैं चलता हूँ, तुम तब तक अपनी देखभाल करो। फिजिशियन बताते हैं कि ऐसी चीज मिल गई है जिससे आप नाइट स्पेंड करेंगे तो प्रिंसेस बच जाएंगी, इसको आप खा लीजिए। कहते ठीक है, लेकिन जैसे ही खाते हैं उनको बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है किंग को। कहते कोई बात नहीं, थोड़ी देर बर्दाश्त कर लीजिए। वहां पर बर्दाश्त करते हैं और फिजिशियन बोलते हैं कि मुझे माफ कर देना, आपको बचाने के लिए मैंने ऐसा एंटीडोट बनाया है जिससे आप तो ठीक होंगे लेकिन प्रिंसेस बिल्कुल भी ठीक नहीं होंगी, वो पहले की ही तरह रहेंगी, जल्द ही मर जाएंगी अगर आपने उनके साथ नाइट स्पेंड कर लिया। लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ? इधर प्रिंसेस पर अटैक हो गया है तो फिजिशियन कहते हैं जाओ और प्रिंसेस को बचाओ। वो सैनिक लड़का प्रिंसेस को लेकर भाग रहे होते हैं लेकिन प्राइम मिनिस्टर के सैनिक सारे जाकर उसको रोक लेते हैं कि तुम्हें मरना पड़ेगा। वहां पर बहुत देर तक सैनिक लड़ती है तो दोनों वहां से भाग जाते हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर रोक लेते हैं कि मरना पड़ेगा। तो वो जो लड़का होता है ना वो प्राइम मिनिस्टर से लड़ने की कोशिश करता है, थोड़ी देर में उसको भी मार दिया जाता है। लड़का बोलता है कि भाग जाओ प्रिंसेस भाग जाओ, मैं इसका पैर पकड़ा हुआ हूँ। वो वहां से भागने लगती है। भागते भागते वो उसी मंदिर तक पहुंचती है जहां पर अभी राजा और फिजिशियन दोनों ठहरे हुए हैं। आपने नाइट स्पेंड नहीं किया और आपके पास टाइम भी कम बचा है, आपको तुरंत ही उसके साथ नाइट स्पेंड करनी पड़ेगी। ये बात पीछे से अब मिस लू सारी सुन लेती है। अब प्रिंस को क्या लग रहा था कि अगर नाइट स्पेंड भी कर लेंगे तो मिस लू को कुछ नहीं होगा, लेकिन उनको लगता है कि फिजिशियन और लॉर्ड एक दूसरे से मिले हुए हैं, इसी वजह से वो उन्होंने मुझे सिर्फ अपना हथियार बनाया।
वो बस मेरी जान चाहते थे, अपनी जान बचाने के लिए। अचानक से लॉर्ड की नज़र प्रिंसेस पर पड़ जाती है। कहते, कहाँ जा रही हो? रुक जाओ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। फिजिशियन ने बोला है तुम्हें कुछ नहीं होगा। कहती है, आपने मुझसे झूठ बोला, तुम डेविल हो, डेविल। क्योंकि लॉर्ड की पूरी बॉडी पर पॉइजन हावी हो चुका था तो प्रिंसेस को पकड़ लेते हैं। ना चाहते हुए भी उसके साथ वो जबरदस्ती नाइट स्पेंड करते हैं। वो बहुत रोकने की कोशिश करती है, लेकिन यहाँ पर प्रिंस अब उसके साथ नाइट स्पेंड कर चुके होते हैं और कहते हैं तुम्हें कुछ नहीं होगा। फिजिशियन ने एलिक्सियर बना लिया था, लेकिन थोड़ी ही देर में वहाँ पर एक लेटर मिलता है। पता चलता है कि नाइट स्पेंड करने के बाद सच में जो है प्रिंसेस की डेथ हो जाएगी। मैंने बस तुमसे झूठ बोला क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तुम्हारी डेथ हो। अब इस बात से लॉर्ड को बहुत ज़्यादा धक्का लगता है कि नहीं, नहीं तुम्हें कुछ नहीं हो सकता, उठो ना प्लीज़, उठो ना, तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। सारे फिजिशियन को बुलाया जाता है, सबको बुलाया जाता है, एक-एक करके सब देख रहे होते हैं। लॉर्ड कहते हैं, आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी, मुझे नहीं पता था कि इसके बाद तुम्हारी डेथ हो जाएगी, इसकी बॉडी ठंडी क्यों हो रही है? अगर इसको कुछ हुआ ना तो मैं सब कुछ जलाकर खाक कर दूँगा। वो नैनी के ऊपर चिल्लाता है, सैनी के ऊपर चिल्लाता है कि इसे बचाओ, किसी भी फिजिशियन को लेकर आओ, उसकी बॉडी लेकर वो अब जगह-जगह घूम रहा होता है। उसे उसकी हर एक बात याद आती है। नैनी और सैनी कहती हैं, इसको इस तरह मत लेकर जाइए, इसकी डेथ हो चुकी है। कहते हैं, नहीं, 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 ये ज़िंदा होकर रहेगी। यहाँ पर लॉर्ड पूरी तरीके से पागल हो चुके होते हैं। वो बेहोश हो जाते हैं, तो जब होश आता है कहते हैं, कहाँ है प्रिंसेस, कहाँ है? पता चलता है प्रिंसेस मर चुकी है। उनकी याद में अब जगह-जगह पर जो है शोक यात्रा निकाली जा रही है। उसका भाई बोलता है कि मुझे माफ़ कर देना बहन, मेरे लिए आपने अपनी जान गँवा दी। जैसे उसकी डेड बॉडी ग्रेवयार्ड की तरफ जा रही होती है तो लॉर्ड वहाँ पर आ जाते हैं, कहते हैं उठो ना, तुम मर नहीं सकती, मैंने कहा था ना तुम मर नहीं सकती। लेकिन वहाँ पर उसका भाई कहता है कि तुमने प्रिटेंड किया कि मेरी बहन को कुछ नहीं होगा, तुमने मेरी बहन की जान ले ली। आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? लॉर्ड, मेरी बहन ने कितना कुछ किया, तुम ऐसा नहीं कर सकते। उसकी आँखों से अभी भी आँसू निकल रहे होते हैं, लेकिन तभी उसके भाई की नज़र पड़ती है कि उसकी बहन का हाथ हिल रहा है। इधर लॉर्ड ने अपनी सारी ज़िंदगी सिर्फ़ और सिर्फ़ मिस लू की याद में बिताने का फ़ैसला ले लिया था। उनका पोर्ट्रेट बनवाते हैं, हर रोज़ वहाँ पर जाते, उसको याद करते और उसकी याद में वहाँ पर प्लीज़ ब्लॉसम फ्रूट भी लगवाते। इधर अब 5 साल बीत चुके होते हैं। एक छोटी बच्ची को दिखाया जाता है और जो मिस लू थी वो भी ज़िंदा थी, लेकिन बहुत ज़्यादा बीमार थी। वो दोनों खेती करके ही अपना पालन-पोषण कर रही थी। वहाँ पर उसकी बेटी कहती है, माँ आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं बहुत सारी सब्ज़ी बेचूँगी, बहुत सारे पैसे इकट्ठा करूँगी, आपको बहुत से जल्द क्योर कर दूँगी। वो सारी सब्जियों को धक्का दे रही होती है, लेकिन अचानक से धक्का लगता है। सारी सब्जियाँ नीचे गिर जाती हैं और गैरेज से लॉर्ड आ रहे होते हैं। कहती है, माँ आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है ना? भी स्लो कहती है, तुम ठीक तो हो ना बेटा? कहती है, हाँ, हाँ, मैं ठीक हूँ। कहती है, देखो ना कैरिस जा रहा है वहाँ से, हेल्प माँगती हूँ, क्या पता हेल्प कर दे वो हमारी। लेकिन अचानक से मिस लू के सर में बहुत तेज़ से दर्द होने लगता है। कहती है, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। और वो वहाँ बेहोश होकर गिर जाती है। छोटी बच्ची जाती है, कहती है कि कैरिस रोकिए, रोकिए प्लीज़, मेरी माँ को बचा लो, मेरी माँ को बचा लो। लॉर्ड कहते हैं, चिल्लाने दो, ऐसे लोग तो चिल्लाते ही रहते हैं। वो वहाँ से चले जाते हैं और वो अपनी माँ को जो है बचाने के लिए फिजिशियन के पास लेकर जाती है। कहती है, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं बहुत जल्द पैसे इकट्ठा करूँगी, लेकिन प्लीज़ मेरी माँ को बचा लो। फिजिशियन कहते हैं, तुम्हारी माँ का इलाज मैं बहुत पहले से कर रहा हूँ, बचने की उम्मीद बहुत कम है, उन्हें बचाया नहीं जा सकता। कहती है, प्लीज़ मेरी माँ को बचा लो ना, मैं बहुत सारे पैसे लेकर आऊँगी। वो क्या करती है, अब सब्जियाँ बेचने जाती है। कहती है, मेरी सब्जी खरीद लो, खरीद लो। उसकी सब्जी सारी बिक जाती है, लेकिन अब उसे भूख लग रही होती है। कहती है, अगर मैंने कुछ खाने का ले लिया, मैं अपनी माँ का इलाज कैसे कराऊँगी? कुछ नहीं खाऊँगी। वो सारे पैसे इकट्ठा कर लेती है, फिर जाती है उसी टेम्पल पे जहाँ पर उसकी माँ का पोर्ट्रेट लगा होता है। कहती है कि मुझे बहुत भूख लगी है, गॉड प्लीज़ मुझे खाने को दे दो। वहाँ पर देखती है बहुत सारी पेस्ट्रीज़ वग़ैरह रखी हैं। कहती है, वाह क्या बात है! इतनी सारी पेस्ट्रीज़ है, मैं सारी खा लूँगी। लेकिन उसकी नज़र पड़ती है पोर्ट्रेट पर। कहती है, मेरी माँ का पोर्ट्रेट यहाँ पर क्या कर रहा है? कोई बात नहीं, मैं इसे लेकर जाऊँगी, मेरी माँ बहुत खुश होंगी। वहाँ पर पीच ब्लॉसम के फूल भी लगे होते हैं। कहती है, ये भी मेरी माँ को बहुत पसंद है, मैं ये भी तोड़ लेती हूँ। नेक्स्ट डे जब लॉर्ड जाते हैं, देखते हैं पीच ब्लॉसम के पेड़ टूटे हुए हैं और वहाँ पर जो रखा हुआ था वो भी सब वो बिखरा हुआ है, वो पोर्ट्रेट भी गायब है। लॉर्ड बहुत गुस्सा होते हैं, सबको बुलाया जाता है कि ये सब यहाँ पर किसने किया? तुम लोग नज़र नहीं रख सकते? कौन आया था यहाँ पर? बुद्धा बताते हैं कि यहाँ पर एक लिटिल गर्ल आई थी जिसने ये सब कुछ किया है।
इधर हम उस लिटिल गर्ल को देखते हैं जो जगह जगह जाकर उन पीच ब्लॉसम के फूलों को बेच रही होती है। राजा कहते हैं तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने इन सब कुछ चीजों को बेचने के लिए वहां से पेड़ तोड़े। कहती है कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। राजा कहते हैं तुम्हें ये लॉकेट कहाँ पर मिला। कहती है लॉकेट मेरा है समझे, ये मेरा है, ये मेरी माँ ने दिया है। तब यहाँ पर राजा कहते हैं इतनी यंग एज में तुम तो चोर हो, जरूर तुमने ये भी चोरी किया होगा। कहती है मैंने चोरी नहीं किया समझे, ये मेरी माँ ने दिया और मैं अपनी माँ के इलाज के लिए सब कुछ कर रही हूँ। तुम मुझे ये लॉकेट दो। तो कहती है ठीक है फिर मुझे पैसे दो। लॉर्ड उसे पैसे दे देते हैं और वहाँ लेकिन पोर्ट्रेट उसके पास होता है। तो लॉर्ड कहते हैं पोर्ट्रेट तुम क्यों चुरा कर लाई। कहती है पोर्ट्रेट मेरी माँ का है, इसी वजह से चुरा कर लेकर आई हूँ, प्लीज मेरी माँ का पोर्ट्रेट मुझे दे दो। लॉर्ड कहते हैं तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम पोर्ट्रेट मांग रही हो मुझसे, ये मेरी वाइफ का पोर्ट्रेट है। दोनों लड़ने लगते हैं, पोर्ट्रेट आधा आधा हो जाता है। अब तो लॉर्ड को और भी गुस्सा आ जाता है। गर्ल को पता चल जाता है कि ये जो किंग है जिसके बारे में उसने बचपन से सिर्फ बुरी बातें सुनी है, क्योंकि जो मिस लू ने उसको बताया था कि किंग की बातों में कभी मत आना, वो हमेशा सिर्फ लोगों को धोखा देते हैं। कहती है कि माँ को उधर से लाया जाता है। कहती है माँ उठो ना तुम्हें क्या हुआ है। पता चलता है कि उसकी माँ की तबीयत ज्यादा खराब है, इंटरनल ट्रॉमा से वो जूझ रही है, उन्हें बचाया नहीं जा सकता। कहती है देखिए मैंने बहुत सारे पैसे इकट्ठा कर लिए, प्लीज अब तो मेरी माँ को बचा लो, प्लीज मेरी माँ को बचा लो। सब उसको देख रहे होते हैं कि एक छोटी सी बच्ची अपनी माँ को बचाने के लिए क्या कुछ नहीं कर रही है। इधर लॉर्ड के दिल में बहुत तेजी से दर्द होने लगता है। कहते हैं मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि लू जिंदा है, क्या सच में वो जिंदा हो सकती है। कहती है नहीं नहीं वो भला कहाँ से जिंदा होगी। इधर दिन रात जो है लिटिल गर्ल अपनी माँ की जो है केयर किया करती है। कहती है माँ मैं आपके लिए सब कुछ लाऊंगी, आपको नए नए कपड़े पहनाऊंगी, आपको ऐसी जगह ले जाऊंगी जहाँ पर आपका इलाज हो। वो क्या करती है अपनी माँ को लिटाती है और लेकर जाती है। सबसे कहती है प्लीज मेरी माँ को बचा लो, मेरी माँ को बचा लो। हर जगह जाकर प्रेयर करती। दुष्ट इंसान आता है, कहता है कि ये लड़की तो बहुत ही सुंदर लग रही है। कहते हैं ठीक है लिटिल गर्ल, मैं तुम्हारी माँ को बचा सकता हूँ, लेकिन इतना याद रखो कि तुम मेरे साथ रहोगे, तुम्हारी माँ भी अच्छी दिख रही है, उनका इलाज करा दूंगा, प्रॉमिस करो मुझे छोड़कर नहीं जाओगी। तब वो आदमी बोलता है कि ये लड़की भी सुंदर, इसकी माँ भी सुंदर है, इसकी माँ के साथ तो मैं रहूंगा और इसे बड़ा होने पर बेच दूंगा। कहती है ठीक है अंकल आप बस मेरी माँ को बचा लो, आप जो कहेंगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन तभी उस आदमी के पास एक लड़का आता है और बताता है कि इसके पास किंग आकर गए हैं। समझ रहे हो अगर किंग को पता चला कि तुमने इस लड़की के साथ कुछ किया है ना तो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तो वो आदमी कहता है ठीक है इसे छोड़कर जा रहा हूँ। छोटी बच्ची बहुत चिल्लाती है कि प्लीज प्लीज मेरी माँ की देखभाल कर लो, मेरी माँ की देखभाल कर लो, कोई तो मेरी माँ को देख लो। अब उसे याद आता है कि उसी टेम्पल में माँ को ले जाना पड़ेगा जहाँ पर उनका पोर्ट्रेट था। सब उस छोटी सी बच्ची के बारे में बात कर रहे होते हैं कि इतनी अच्छी लड़की थी, वो राजा से शादी की थी, लेकिन आज देखो कहाँ पर आ गई है उसकी जिंदगी। इधर हम सैनिक को देखते हैं जो कह रही होती है राजा से कि अब वो कभी भी वापस नहीं आएगी, आप वो हमेशा उनको याद करते रहते हैं, बस ब्लेसिंग ही दे सकती है वो दूर से आपको। इधर लॉर्ड कहते हैं मैं तुम्हारा तब तक इंतजार करूंगा जब तक मैं मर नहीं जाता। बाहर आकर लिटिल गर्ल बहुत तेजी से रो रही होती है कि प्लीज मेरी माँ को बचा लो, मेरी माँ को बचा लो। लेकिन जितने भी लड़के होते हैं वहां पर कहते तुम्हारी माँ को नहीं बचा सकते, क्योंकि बाहर से आए हो किसी को नहीं बचाया जा सकता। लॉर्ड को भी गुस्सा आता है कि ये छोटी लड़की हर बार कैसे यहाँ पर आ जाती है, इसको मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसे मारने के लिए जाते हैं। वो सारे लड़के मिस लू की बॉडी को नीचे फेंक देते हैं कि ये मर गई है, इसे यहाँ पर क्यों लाए हो। लेकिन लॉर्ड की नजर पड़ती है कि मिस लू जिंदा है, तुरंत ही भाग कर जाते हैं, उसे गोद में उठाकर महल की तरफ लेकर जाते हैं। लॉर्ड कहते हैं ठीक तो है ना। फिजिशियन बताते हैं कि हाँ ये ठीक है, डेंजर में तो नहीं है, लेकिन इनके अंदर काफी ज्यादा जो है ट्रॉमा भरा हुआ है, ये इतनी आसानी से ठीक नहीं हो सकती, हाँ बस डेंजर से बाहर है। तब यहाँ पर लॉर्ड पूछते हैं बच्चे से कि ये बताओ कि तुम्हारे फादर कहाँ हैं। कहते हैं मेरे फादर तो बहुत पहले मर गए, मेरे अंकल ने बताया। लॉर्ड पूछते तुम कितने साल की हो। तो बोलती है मैं 5 साल की हूँ। लॉर्ड को अब याद आता है कि 5 साल पहले उसने ही नाइट स्पेंड की थी, मतलब वही इसका फादर है। कहते हैं मैं तुम्हारा फादर हूँ। कहती है नहीं नहीं मेरा कोई फादर नहीं, मेरे ब्रदर ने बताया है कि जो किंग है ना वो बहुत दुष्ट है। बोला आप मेरे फादर कैसे हो सकते हैं, माँ जल्दी उठो ना हम लोग चलते हैं। पता चलता है कि जब मिस लू को होश आता है उनकी याददाश्त चली गई है, उनकी मेमोरी आधी उसकी मेमोरी आधी लॉस हो चुकी है। इसी वजह से उन्हें कुछ याद नहीं है। फिजिशियन भी बताते हैं कि काफी ज्यादा डैमेज हुआ है, इसी वजह से इनकी बॉडी अभी रिकवर नहीं कर पाई है।
धीरे धीरे ही रिकवर करेगी, इनकी ऑर्गन पर भी बहुत खतरा हुआ है। लॉर्ड कहते हैं मैं तुम्हें बचा कर ही रहूंगा। तब यहाँ पर लॉर्ड उस छोटी बच्ची लिटिल गर्ल से कहते हैं कि जो कुछ भी हुआ पास्ट में उसे भूल जाओ, अब मैं ही तुम्हारी केयर करूंगा और मैं ही तुम्हारा फादर हूँ। कहती है मैं तुम्हें अपना फादर नहीं मानती हूँ। कहता है ठीक है, लेकिन अगर तुम अपनी माँ को बचाना चाहती हो तो प्लीज मुझे अपने फादर के रूप में एक्सेप्ट कर लो। ठीक है, फिर आप मेरे फादर हैं, लेकिन अगर मैं माँ को यहाँ पर रखूंगी तो उन्हें बहुत ही तकलीफ होगी। तो लॉर्ड क्या करते हैं ना, उसे एक दूसरी जगह भेज देते हैं जहाँ पर झोपड़ी होती है और झोपड़ी में उसे रहने दिया जाता है। वहाँ पर बहुत सारे खाने की व्यवस्था की जाती है ताकि वो दोनों भूखे न रहे। कहती है मामा चलो हम लोग बनाते हैं खाते हैं। पीछे से लॉर्ड देख भी रहे होते तो मिस लू कहती है ऐसा लगता है हम पर कोई नजर रख रहा है। लिटिल गर्ल कहती है नहीं नहीं माँ, कोई भी नजर नहीं रख रहा है, सच में हम लोग यहीं पर रहेंगे और बहुत अच्छे से रहेंगे। लॉर्ड बोलते हैं कि तुम अपनी माँ का ख्याल रखना लिटिल गर्ल। धीरे धीरे अब उसकी बॉडी रिकवर हो रही थी। यहाँ पर लॉर्ड उसकी हर रोज केयर करते और सुबह उठते वहां से चले जाते, उसके लिए सूप बना कर रखते। यहाँ पर मिस लू को हर रोज लगता है कि कोई तो है जो उसकी केयर करता है, क्योंकि उसे कहा गया था कि उसकी बहन को तभी बचाया जा सकता है क्योंकि उसके ऑर्गन डैमेज हो गया था। जब एक तरह का फूल मिल जाए, वो फूल अब उसके भाई को मिल गया था। कहता है अब मैं अपनी बहन को बचा सकता हूँ। इधर कुछ बैंडिट्स होते हैं जो मिस लू और उसकी बेटी पर नजर रखे हुए थे कि चलो ना इस लड़की को पकड़ कर लेकर चलते हैं। बहुत देर तक घात लगाए बैठे हुए होते हैं, लेकिन जैसे अटैक करने चलते हैं तब तक लॉर्ड आ जाते हैं, उसको बचा लेते हैं। चेहरे पर मास्क लगा कर आते हैं लेकिन चेहरे से मास्क गिर जाता है। मिस लू कहती क्या हुआ है आपको, आप ठीक तो है ना, चलिए ना मैं आपकी केयर कर दूंगी, आपको बहुत ज्यादा चोट भी लग गई है। वो जाती है उनको बैठाती है, कहती है मामा आप इनका ख्याल रखिए, मैं अभी आती हूँ। मिस लू बहुत अच्छे से लॉर्ड लू का ख्याल रखती है। कहती है आप कौन है और यहाँ पर क्यों आए हैं। कहती है माँ ये हम लोगों की केयर कर रहे हैं ना, बस हम लोग को इतना ही सोचना चाहिए। तब तक वहाँ पर उसका भाई आ जाता है। कहती है भाई आप फाइनली आ गए। ये लॉर्ड है। कहता है हाँ मुझे पता है कि ये किस इंटेंशन से आए हैं, एक बार मेरी बहन बच गई, दूसरी बार मारने आए हो क्या। मिस लू कहती है तुम ऐसे किसी से कैसे बात कर सकते हो, उसने अभी अभी मेरी जान बचाई है। इस पर उसका भाई बोलता बहन बाहर जाओ, मुझे इससे बात करनी। वो तलवार निकालता है उसके गले पर रख देता है कि मैं अपनी बहन की इतने दिनों से केयर कर रहा हूँ, आप तो मेरी बहन को नहीं ले जा सकते हो, मैंने उसका एंटीडोट भी ढूंढ लिया है, अब वो एकदम ठीक हो जाएगी। कहते हैं मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था। लेकिन तभी हम देखते हैं मिस लू बाहर से आती है और अपने भाई से कहती है इस तरह चिल्लाओ मत, खाने का टाइम हो गया है, चलो खा लो, आखिर हम लोग उसका रिपे भी तो करना है। वहां पर उसका भाई कहता है कि हम और तुम खाएंगे ये, लॉर्ड लू हम लोगों को खाना बना कर देंगे। लॉर्ड लू सबके लिए खाना बना कर लाते हैं, मिस लू के लिए भी लेकर जाते हैं। कहते हैं लो खा लो। दूर से वो देख रही होती है रोज की, वो बहुत ही ज्यादा मेहनत करता, लकड़ी काटता, खाना बनाता, मिस लू की केयर करता और उसे एक ही रंग में पूरी तरीके से ढल चुका था। मिस लू को दोबारा प्यार हो गया था। लॉर्ड से पता चलता है कि लॉर्ड लू पर किसी ने हमला कर दिया। वो भाग कर जाती है, कहती है ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। लू वहां पर भाग कर जाते हैं तो देखती हैं कि वहां पर लॉर्ड तो है ही नहीं। लॉर्ड तो पीछे खड़े हो जाकर गले लग जाती है कि आप ऐसा मत किया करो ना, मेरी तो जान ही निकल गई थी। लॉर्ड लोग मुस्कुराने लगते हैं कि कोई बात नहीं, चलो घर चलते हैं। अभी हम देखते हैं कि घर पर उसकी बेटी खड़ी होती है और जो मिनिस्टर होते हैं ना उसका बेटा उसकी बेटी के सर निशाना लगा रहा होता है। कहती प्लीज ऐसा मत करो मत करो, लेकिन वो तब भी नहीं मानता और निशाना लगा देता है। तुरंत ही वो जाती है अपनी बेटी को बचाती है। लॉर्ड कहते हैं तुम बच्ची के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। कहते हैं क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर का बेटा है और कुछ भी कर सकता है। लॉर्ड उसे नीचे धक्का दे देते हैं कि आज तो तुमने ऐसा किया तो क्या, अगर दोबारा किया तो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ा जाएगा। उसके बाल बिल्कुल उसके फादर की तरह खोल दिए जाते हैं। सारी हरकतें जो है उसकी बेटी को बहुत अच्छी लगती। कहती है कि आप सच में बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे, मैं आपको अपना दोस्त मानती हूँ अब से। वो चली जाती है। उसका भाई भी नोटिस कर रहा होता है कि जो उसकी बहन है अब लॉर्ड के साथ बहुत खुश रह रही है। इधर हम क्वीन मदर को देखते हैं जिन्हें पता चल जाता है कि राजा जिंदा है और मंत्री का बेटा आकर बताता है कि लॉर्ड ने मेरे साथ ये सब कुछ किया है। लॉर्ड ऐसा कैसे कर सकते। तो क्वीन मदर क्या करती है ना, प्राइम मिनिस्टर के बेटे को मार डालती है। कहती है इसका इल्जाम उस लॉर्ड पर लगा दो ताकि उन दोनों के बीच लड़ाई हो, दोनों ही मारे जाएं, मेरा रास्ता साफ हो जाए। पूरे रास्ते में मिनिस्टर के बेटे की डेड बॉडी लेकर जगह जगह बताया जाता है कि लॉर्ड ने जो है प्राइम मिनिस्टर के बेटे को मार दिया। कहता है मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मार डालूंगा। इधर बहुत अच्छा टाइम लॉर्ड अपनी बेटी और वाइफ के साथ बिता रहे थे। वहां पर उसके लिए दवा भी आ जाती है। बर्फबारी हो रही होती है और लॉर्ड कहते हैं मैं बाहर जा रहा हूँ। बताती है कि मिनिस्टर के बेटे की डेथ हो गई और उसका इल्जाम आपके ऊपर आया है।
इसी वजह से आपको आप संभल कर रहना पड़ेगा। लेकिन पीछे से मिस लू ये सारी बातें सुन लेती हैं कि और उन्हें याद भी आ जाता है कि वो कोई और नहीं ने उसे पहली बार मारा और उसे इतनी तकलीफ दी, ये लॉर्ड थे। वो बहुत ज़्यादा डर जाती है, कहती प्लीज़ मुझसे दूर रहो, तुमने ही मुझे मारा था। वो बेहोश हो जाती है। उसे बहुत ही ज़्यादा ठंड लग चुकी थी, अगर उसे 2 दिनों के अंदर ठंड से बचा लिया गया तो वो ज़िंदा रह जाएगी। फिजिशियन कहते हैं कि आखिर हम लोगों के पास क्या रास्ता हो सकता है? लॉर्ड कहते हैं मैं जाऊँगा उसके पास, हर रोज़ उसके साथ अपनी बॉडी की गर्मी दूँगा जिससे वो ठीक हो जाएगी। 2 रातों से लॉर्ड उसके साथ पूरी तरीके से रह रहे थे। अब लॉर्ड के अंदर बिल्कुल भी चेतना नहीं बची थी। तब तक उधर से प्राइम मिनिस्टर भी आ जाते हैं कि तुमने मेरे बेटे को मार डाला है, मैं तुम्हें मार डालूँगा। लॉर्ड बहुत समझाने की कोशिश करते हैं कि मैंने नहीं मारा। और इधर अब मिस लू को भी होश आ चुका होता है। वो कहती है कि आखिर ये सब कैसे हुआ? तब तक मिनिस्टर के पास उसका भाई जाता है और बताता है कि आपके बेटे को लॉर्ड ने नहीं मारा, किसी और ने मारा, आपको इन सब बातों में नहीं आना चाहिए। मिनिस्टर को गुस्सा आता है, वो मिस लू के भाई को वहाँ पर तलवार से मार देता है। मिस लू देख लेती है, कहती है ब्रदर तुम्हें कुछ नहीं हो सकता, भाग कर जाती है। तब यहाँ पर उसका भाई कहता है कि प्लीज मेरी बहन का ख्याल रखना, मुझसे प्रॉमिस करो उसे अकेला कभी नहीं छोड़ोगे। यहाँ पर लॉर्ड कहते हैं तुम इसका ख्याल रखो, मैं अभी आता हूँ। लॉर्ड को पकड़कर जो है क्वीन मदर के पास ले जाया जाता है। कहती है तुम तो बहुत पावरफुल थे ना, आज यहाँ पर मरने के लिए कैसे आ गए? लॉर्ड बताते हैं कि देखो मैंने तो तुम्हारे बेटे को नहीं मारा है, क्वीन मदर ने मारा है। कहते हैं क्या मतलब? ये क्या कह रहे हैं? क्वीन मदर कहती हाँ मैंने ही तुम्हारे बेटे को मारा है। प्राइम मिनिस्टर कहते तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? लेकिन इतनी देर में इनॉस प्राइम मिनिस्टर को भी मार डालते हैं। कहते हैं लॉर्ड तुम बहुत लॉन्ग टाइम से सब कुछ कर रही थी सिर्फ राजा की गद्दी पाने के लिए। कहती है हाँ राजा की गद्दी तो सिर्फ मेरी है। तब तक उधर से मिस लू को बुलाया जाता है कि तुम्हें मिस लू अपने हाथों से जहर पिलाएंगी। कहती है कि तुमने मेरे भाई को मार डाला, तुम्हारे वजह से मैं मरी, तुम्हारी वजह से मेरी बेटी के मरते मरते बची है, इसीलिए तुम्हें ये जहर पीना ही पड़ेगा। तुमने मुझसे झूठ बोला। लॉर्ड वो जहर पी लेते हैं और बैठे हुए होते हैं वहां पर। कहती है आपने जो कहा था मैंने वो कर दिया, आप बताइए अब मैं क्या करूं? ये मरने से पहले राजा के जो कागज है उस पर इसकी सील लगवाओ। कहते हैं मैं सील नहीं लगाऊंगा। कहते हैं अगर सील नहीं लगाओगे तो मिस लू को मार डाला जाएगा। मिस लू के गले पर इनौस तलवार रख लेते हैं। कहती है प्लीज मत करना साइन, मैंने तो बस ऐसे ही कहा था कि तुम जहर पी लो, प्लीज मत करना साइन। लॉर्ड रुकते हैं, कहते हैं कि कितना भी ट्रबल कर लो लेकिन मैं इतनी आसानी से सब कुछ नहीं करूंगा। वो वहां पर जो तलिस्मान था ना अपने हाथ में लिए होता है और उससे सबसे पहले उस इनौज को मार डालता है। उसे भागने लगता है लेकिन सारे सैनिक उसे घेर लेते हैं, उसे तलवार लेकर लग जाती है। तब यहाँ पर मिस लू कहती है आपको कुछ नहीं होगा, प्लीज आपको कुछ नहीं होगा। यहाँ पर जो जड़ी बूटी उसका भाई मिस लू के लिए लाया था और एक जड़ी बूटी खुद लॉर्ड ने तैयार की थी, अपनी 5 उंगलियों का ब्लड निकालकर 5 इटर्नल ऑर्गन्स एंड 6 बॉडीज को मिलाकर, जिससे जो है मिस लू को ठीक किया जा सके। मिस लू तो ठीक हो गई थी और जो उसके भाई द्वारा मेडिसिन लाई गई थी उससे वो लॉर्ड लू को बचाना चाहती थी। कहती है लॉर्ड लू मैं आपको कुछ भी नहीं होने दूंगी, कुछ भी हो जाए। लेकिन लोगों को लग रहा था कि लॉर्ड लू की डेथ हो गई है, कि मिस लू ने उसकी बॉडी को छुपा दिया था और दूसरे की बॉडी को दफना दिया था। अब हम देखते हैं कि लॉर्ड लो जिंदा होते हैं कि कहती है कि चलो हम लोग ये जगह छोड़कर भाग चलते हैं। तीनों अपना सामान पैक करते हैं और उस जगह को छोड़कर हमेशा के लिए दूसरी जगह पर खुशी खुशी रहने के लिए चले जाते हैं। तो आप लोग को ये ड्रामा कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।